हेलो एवरीवन। तो अब चियान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डोंग मी उसका डीएनए से मैच हो सकता है, क्योंकि हमें एक वाई क्रोमोसोम्स चाहिए ताकि हम डायरेक्टली साबित कर सकें कि डोंग शान का ही बेटा है। यहाँ पर वो कहता है कि एक्चुअली डोंग शान के डैड अभी तक जिंदा हैं, वो बहुत बूढ़े हैं और बीमार हैं, लेकिन फिर भी अगर वो मान जाए तो हम उनका डीएनए टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि डोंग शान का कोई दूसरा भाई नहीं था। अगर डीएनए मैच कर गया तो ये साबित हो जाएगा कि वो बच्चा डोंग शान का ही है। अब यहाँ पर याओ कहती है कि इसके साथ साथ हम लोग चिंग के फ्लैट का भी सीसीटीवी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि वहाँ पर मिस्टर शान कितना आया जाया करते थे, और साथ ही साथ हॉस्पिटल में जब वो रूटीन चेकअप के लिए जाती थी तब भी वो हमेशा साथ होते थे। ये प्रूफ्स ये दिखा सकते हैं कि उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन था। और उसका ये आइडिया चियान को वाकई बहुत पसंद आता है, वो अप्रिशिएट करता है और पहली दफा इतनी खुलकर उसकी तारीफ करता है। वो तो हैरान थी, साथ ही साथ बाओ भी बहुत हैरान था और कहता है पता है मैंने आज तक नहीं देखा कि बॉस ने किसी की इतनी खुल के तारीफ की हो। मतलब याओ जाती है और अपनी सीट पर बैठकर अपना काम करने लगती है। यहाँ पर चियान चोरी चोरी से बार बार देखे जा रहा था। जब छुट्टी का टाइम होता है तो वो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम आज घर आओगी ना। लेकिन याओ अभी तक बहुत हर्ट थी, उसे लगता था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसके इंसोम्निया का एक ट्रीटमेंट हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो कहती है मैंने केस पर काम करना है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाऊंगी और ना ही घर आऊंगी। अब घर पहुंचकर चियान वो फाइल चेक करने लगता है जो डॉक्यूमेंट आज प्रिपेयर की थी याओ ने। वो देखता है उसका काम दिन ब दिन बहुत मेच्योर होता जा रहा था, उसे काफी पसंद आता है और वो उसे थोड़ी देर बाद एक मैसेज करता है। कहता है मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पर रखे हैं, उन्हें तुम्हारे लिए करेक्शन करके रखा हुआ है, आकर वो ले लो। याओ भी वो लेने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे फिक्र थी कि उसकी लास्ट बस न छूट जाए होटल तक पहुंचने के लिए। यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेती है जिसमें उसने कुछ करेक्शंस करके उसके लिए रखी थी, और जिसके साथ साथ वो वहाँ पर एक नोट भी पढ़ा देखती है जिस पर लिखा हुआ था कि मैं अपने विला वापस जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज अपनी सारी सेविंग्स उस होटल के खर्चे पर न खर्च कर देना, तुम यहाँ रह सकती हो। और उस टाइम चियान अपनी गाड़ी में बाहर ही खड़ा हुआ था। वो जब देखता है कि याओ के कमरे की लाइट ऑफ हो गई है तो उस वक्त वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें शी को दिखाते हैं। शी से मिलने के लिए मिस्टर मिंग आया हुआ था। वो ड्रंक था और जबरदस्ती उसके घर में घुस गया था, और यहाँ पर आकर वो उसे परसू करने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं बहुत पछता रहा हूँ, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ और तुम मुझे। जब वो नहीं मानती तो उसे कहता है कि तुम वूजून के आगे पीछे बहुत फिर रही हो आजकल, उसके पास लड़कियों की कोई कमी नहीं, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो तुम जैसी सेकंड हैंड को अपने पास लेगा। वो सिर्फ एज अ फन और एडवेंचर तुम्हारे साथ फिर रहा है, वो शादी तुमसे कभी नहीं करने वाला। वो ड्रंक था और बहुत सी उल्टी सीधी बातें करने लगता है। यहाँ पर शी उसके मुंह पर पानी फेंक कर उसे होश में लाने की कोशिश करती है और उसे घर से निकाल देती, लेकिन वो इतना ढीठ था कि निकलते निकलते फिर से मुड़ता है और उसे आई लव यू कहने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद शी अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। एक्चुअली वो जो उनको हमेशा से लाइक करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो दोनों एक नहीं हो सके थे। और अब जो बातें यहाँ पर मिंग करके गया था उसके बाद वो काफी डिसहार्ट हो जाती है। उसे लगता है वो वाकई अब वो जो उनके काबिल नहीं रही। दूसरी तरफ आज बाओ और याओ दोनों हॉस्पिटल गए हुए थे। एक्चुअली वो दादाजी को मनाना चाहते थे कि डीएनए टेस्ट कराने के लिए राजी हो जाएं। यहाँ पर बैकअप के तौर पर चियान भी आया हुआ था, लेकिन उसने याओ को नहीं बताया था कि वो वहाँ पर है, ताकि वो अनईजी फील ना करे। अब जैसे ही वो लोग अंदर दादाजी के पास जाते उन्हें लगा था कि कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन दादाजी तो जैसे मानने के लिए तैयार बैठे थे। उन्हें जैसे ही डॉक्यूमेंटल प्रूफ दिखाया जाता कि वो होने वाला बच्चा एक बॉय है तो वो तुरंत ही खुश हो जाते हैं। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए एक बेटे की जरूरत थी, वो साइन कर देते हैं। लेकिन ये बात याओ को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि ये अपनी डोंगमी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लगता है कि वो भी काफी सेल्फिश थे अपने बेटे की तरह, और उनको भी अपना बिजनेस चलाने के लिए एक लड़के की जरूरत थी। अब जब याओ बाहर आती है, एक दफा बाओ जरा साइड पर जाता है कॉल सुनने, तो एक नर्स उसके पास आकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। उसे कहती है कि तुम वकील लोगों के पास जमीर होता है कि नहीं, डोंगमी और उसकी मम्मी हमेशा से इन दादाजी की केयर करती आई हैं, और अब उनकी जायदाद हथियाने के लिए आप लोग एक मिस्ट्रेस का साथ दे रहे हैं, आप उनका हक छीन रहे हैं। वो इसी तरह से याओ को बुरा भला बोलती हुई वहां से चली जाती है। ये सारा कुछ चियान भी देख रहा था, जबकि चिंग को तो बहुत ही जल्दी थी अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की। यहाँ पर याओ से कहती है कि इस तरह से ये सेफ नहीं है, तुम्हारे बच्चे के लिए भी डेंजरस हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। कहती है कि देर हो गई तो वो लोग कुछ ऐसी चालाकी करेंगे कि मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी उससे छीन लेंगे। इससे पहले कि डोंग फैमिली संभलती, वो अपना लीगल प्रोसीजर शुरू कराना चाहती थी। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ऑफिस में पहुंचकर चियान अपने पास बाओ को बुलाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुम दोनों इकट्ठे रहना, मेरे लॉयर्स जब भी कहीं बाहर किसी मिशन पर जाया करें तो साथ साथ रहा करें। तुम कहीं अलग तो नहीं हुए थे याओ से? वो थोड़ी देर के लिए हुआ था, लेकिन उसे लगने लगता है कि बॉस ये सारा कुछ मेरी केयर में कर रहे हैं, मेरी बहुत परवाह करते हैं, क्योंकि उनकी नजर में मैं बेस्ट लॉयर हूँ यहाँ का। लेकिन इनफैक्ट चियान को बहुत परवाह हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि याओ बहुत इनोसेंट है और ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जैसे नर्स ने उससे की थी।
उधर वो जून आज शी के घर पर जाता है क्योंकि उसकी कॉल्स नहीं उठा रही थी। वो उससे कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही जगह है जो कि यूनिवर्सिटी के दिनों में हुआ करती थी। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा भी कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी चलने को तैयार हूँ। लेकिन शी को लगता था कि जैसे वो इस काबिल नहीं है, वो डिवोर्स्ड है, जबकि ये अभी तक बैचलर। वो जून बहुत रिच था, उसके आगे पीछे लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। शी उसे इनकार कर देती है और कहती है तुम में नहीं मुझ में कमी है, और प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तो अब वो जून भी अपना गम भुलाने के लिए चियान के साथ मिलकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो दोनों फीट बात ले रहे थे। ऑल्दो वहाँ पर सब कुछ बहुत लग्जरी था, लेकिन फिर भी चियान को लगता था कि इससे ज्यादा रिलैक्सिंग वो उस वक्त था जब वो याओ के साथ बैल्कनी में बैठा एक वार्म फीट बात ले रहा था। दूसरी तरफ याओ को दिखाते जो हर टाइम पर हंसती खेलती रहती थी, आज वो भी काफी सैड नजर आ रही थी। लगता है कि उसे घर सुना सुना लगता था चियान के बिना। चियान को अब नींद तो आती नहीं होगी, तो आज भी वो फाउंटेन शो देखने के लिए उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसकी और याओ की यादें जुड़ी हुई थी। पिछली दफा भी उसने शोज के साथ इकट्ठे देखा था। वेल अब फाइनली डीएनए का रिजल्ट आ जाता है और पता चलता है कि चिंग ने ये प्रूफ कर दिया है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मिस्टर डोंग शान का ही है। लेकिन यहाँ पर चिंग ने सबको सरप्राइज कर दिया था। उसको हॉस्पिटल से लेने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था। अभी डोंग शान को मरे थोड़े दिन भी नहीं हुए थे कि उसने नया बॉयफ्रेंड भी तलाश कर लिया था, या फिर शायद वो डोंग शान से भी चीट कर रही थी, पहले ही एक बॉयफ्रेंड रखती थी। वो इस तरह की मतलबी और सेल्फिश होगी ये देखकर तो बाओ का भी खून खोलने लगता है, जो कि काफी प्रोफेशनल इंसान था। वेल अब वहाँ से वापस जाते हुए चियान आता है उन दोनों को पिक करने के लिए। एक्चुअली उसे तो याओ की फिक्र हो रही थी, लेकिन बाओ बहुत खुश होने लगता है और कहता है मुझे पता है सर, आप इतनी दूर सिर्फ मेरे लिए आए हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं आपकी कंपनी का क्राउन प्रिंस हूँ। आगे सारी जिम्मेदारी मेरे शोल्डर्स पर आ रही है, मुझे पता है आप मेरी कितनी केयर करते हैं। अब वो इतनी बक बक कर रहा था कि चियान को बुरा लगने लगता है। वो एक दफा से इशारा तो देता है उसकी विंडो का शीशा नीचे करके कि तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंक दूंगा, लेकिन फिर भी लगता है कि बाओ ने सबक नहीं सीखा था। वो दोबारा से बोलने लगता है तो उसके साथ ये अंजाम होता है, वो गाड़ी से बाहर निकाल दिया गया था। अब रास्ते में याओ और चियान दोनों अकेले जा रहे थे। यहाँ पर याओ उससे पूछती है कि इन दिनों सर क्या आप सोए हैं, तो वो आगे से तुरंत ही कह देता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई इन दिनों, लेकिन लगता था कि वो झूठ बोल रहा है। अब उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वही केस प्रोसीड किया जा रहा था। चियान बहुत अच्छे से उस केस को लड़ता है और जिस तरह से वो सारी दलीलें दे रहा था चिंग उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है। और फिर इवेंचुअली जज यही फैसला देता है कि चिंग के पास जो बच्चा है वो डोंग शान का ही है और वो उसकी प्रॉपर्टी पर पूरा पूरा अधिकार रखता है। डोंगमिन की प्रॉपर्टी अब आधी काट ली गई थी। अब वो केस चिंग जीत चुकी थी और उसके सामने बैठी हुई डोंग फैमिली बुरी तरह से हार गई थी। ये केस वो लोग विन कर चुके थे, लेकिन फिर भी याओ को बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी और चियान को देखकर भी लगता है कि शायद उसे भी कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता था, वो खुश नहीं था। अब यहाँ पर चिंग जाते जाते चियान को रोकती है और कहती है एक दफा मेरे साथ डिनर करें, मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ। लेकिन चियान उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है सिर्फ मेरा बिल टाइम से चुका देना। जबकि कोर्ट के बाहर हमें दिखाते हैं कि दादाजी की और डोंगमिन की लड़ाई हो जाती है। डोंगमिन बहुत इमोशनल हो गई थी। वो दादा से कहने लगती है कि मैं आपसे कितना प्यार करती थी, मैंने क्या किसी चीज की कोई कमी छोड़ी थी जो आपको एक पोता चाहिए था। अब उसको यही प्रॉब्लम था कि दादा को डीएनए के लिए इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ पर दादा उसे डांटते हैं, इवन कि उसे अपनी स्टिक से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन याओ बीच में आ जाती है और खुद वो स्टिक खा लेती है। अब डोंगमिन का गुस्सा निकल रहा था याओ पर, जो उसे कहती है कि तुम कितनी सेल्फिश हो। लेकिन ऊपर से चियान आ जाता है और उनको कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स हैं, हमारा काम प्रोफेशन को चलाना है, आप लोग हमसे दुश्मनी नहीं रख सकते। वेल अब डोंगमिन और उसकी मम्मी तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन पीछे चियान देखता है तो याओ के हाथ पर जख्म आ चुका था। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।